का भारत हा चंद्रपूर वनी आर्णी गडचिरोलीमध्ये वंचित राहू नये हा मी तुम्हाला यासाठी विनंती करतो। मोदीजी 2 मिनिटात पोहोचताय, पण मी विश्वास देतो की एम फॉर मदर आपल्या मुलांचं कधीच नुकसान होऊ देत नाही आणि एम फॉर मोदी या देशाचं कधीच नुकसान होऊ देणार नाही। सरकार वह है जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह है जो गरीबों की सुने, सरकार वह है जो देश को प्रगति के मार्ग पे इतनी ऊंचाई पर ले जाए। एक भयमुक्त भारत, एक भूख मुक्त भारत, एक विषमता मुक्त भारत, एक आतंक मुक्त भारत। आणि यासाठी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या देशासमोरचे 3च प्रश्न आहे। सी फॉर करप्शन, आणि या करप्शन पासून देशाला वाचवायचं असेल तर सी फॉर काँग्रेसची मुक्ती। आज काँग्रेसला कोणतेही भान राहिलं नाही। काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री खरगेजी इतक्या भीतीच्या सावटामध्ये आहे की जेव्हा भाषण देताना ते विसरून जातात, भान बेभान होता आणि म्हणतात कि ये देश के लिए कांग्रेस के वोट दो, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जान दी। ये देश के लिए राहुल गांधी जी स्टेजवर बसून असतात आणि आमचे खारगेजी म्हणतात की राहुल गांधी जी के शरीर के तुकडे तुकडे हुए। असं बेभान नेतृत्व ज्या पक्षाचं आहे ते जनतेला न्याय देऊ शकणार नाही। आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे, मत भूल कमल का फूल, कमल के साथ चले, विकास की ओर चले, राष्ट्र नायक देश नायक मोदी जी के साथ चले। तुमचं भविष्य तुमच्या हातात। 19 एप्रिलला कमल चिन्हाची बटन दाबा आणि देशाला जगाचा कप्तान गौरव बनवण्यासाठी आशीर्वाद द्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आदरणीय सुधीर भाऊंसाठी आपण त्यांना आशीर्वाद देऊया आणि त्यांच्या विजयाचा संकल्प आत्ताच या ठिकाणी करूया। एकदा जोरदार टाळ्या आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्यासाठी वाजवूया। आणि यानंतर या विजय संकल्प सभेमध्ये विशेषत्वाने उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रित करते। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज ज्यांची पुण्यतिथी आहे, ज्यांच्याबद्दल असं म्हटलं गेलं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, अशा संभाजी राजांना या ठिकाणी मनपूर्वक आदरांजली अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेजी, मंचावर उपस्थित हंसराज भैया अहिर, आपले चंद्रपूरचे लोकप्रिय उमेदवार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, गडचिरोलीचे लोकप्रिय उमेदवार अशोक भाऊ नेते, सन्माननीय शोभाताई, मंचावरील सर्व आमदार, सर्व नेते मंडळी आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, मला अतिशय आनंद आहे की आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रचाराची सुरुवात ही चंद्रपूर पासून केली आणि चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आता भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला कोणीच थांबवू शकत नाही, हा हुंकार या ठिकाणी त्यांनी भरलेला आहे। बंधू भगिनींनो, खऱ्या अर्थानं आई महाकालीला आपण सगळ्यांनी नमन केलंय। एकीकडे आई महाकालीला नमन करणारा आपला पक्ष आहे, आपली महायुती आहे, आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी म्हणतात
मुझे हिंदू समाज में जिसको शक्ति कहा जाता है उस शक्ति को समाप्त करना है। अरे नादान राहुल गांधींना सांगा, आई महाकालीला समाप्त करण्याचं तुमचं स्वप्न हे धुळीला मिळेल। जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आहे तोपर्यंत आमची शक्ती कोणीही संपवू शकत नाही, कारण शक्ती म्हणजे आई आहे। त्या आईच्या पोटी आम्ही जन्माला येतो, ज्या आईच्या पोटी आम्ही जन्माला येतो त्या शक्तीला राहुल गांधी तुम्ही कधीच संपवू शकणार नाही। आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आज या ठिकाणी मोदीजींच्या माध्यमातून आपल्याला आशीर्वाद मिळणार आहे। मोदीजींनी त्यांच्या आशीर्वादाने चंद्रयान चंद्रावर उतरवलं। आता चंद्रपूरचं यान हे माननीय आपले सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वामध्ये मोदीजींच्या आशीर्वादाने थेट संसदेमध्ये उतरेल आणि त्याच यानामध्ये आमचे अशोक भाऊ नेते देखील बसलेले असतील आणि हे दोन्ही नेते तुमच्या आशीर्वादाने देशाच्या संसदेमध्ये पोहोचणार आहेत। आपल्याला कल्पना आहे सुधीर भाऊंनी या ठिकाणी आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून चंद्रपूरचा पूर्ण कायापालट केला आहे आणि त्यासोबत अशोक भाऊंनी देखील गेले 10 वर्ष अतिशय उत्तम अशा प्रकारची सेवा केली आहे। मी जास्त वेळ बोलणार नाही, माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही बोलायचं आहे, आपल्या जागी बसा। मोदी साहेब इकडेच येणार आहेत, काळजी करू नका, त्यांचं हेलिकॉप्टर इकडेच येणार आहे। आणि म्हणून मी केवळ तुम्हाला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे, ज्या सुधीर भाऊंनी चंद्रपूरचा कायापालट करून दाखवला, ज्या सुधीर भाऊंनी महाराष्ट्रामध्ये एक बुलंद तोप म्हणून या ठिकाणी नाव लौकिक मिळवला, आता त्याच सुधीर भाऊंना दिल्लीमध्ये आपल्या चंद्रपूरचा आवाज बुलंद करण्याकरता 19 तारखेला पाठवा, अशोक नेत्यांना पाठवा, एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय भारत। खूप खूप धन्यवाद आदरणीय देवेंद्रजी। आणि यानंतर मी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे यांना आपल्याला मार्गदर्शन करावं अशी विनंती। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, छत्रपती संभाजी महाराज की। आजच्या सुधीर भाऊंच्या प्रचार सभेला उपस्थित आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी थोड्याच वेळात आगमन होतं आहे। आपण सगळ्यांनी स्वागतासाठी सज्ज राहा। आज सुधीर भाऊंच्या प्रचार सभेला उपस्थित आमचे सहकारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आठवले साहेब, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि उपस्थित खासदार, आमदार आणि महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, खरं म्हणजे आज प्रभू रामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आणि या भूमीवर प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद मिळालेले आपले जगामध्ये सगळ्यात नंबर 1 ची लोकप्रियता असलेले आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची सभा, पहिली सभा इथं होतीये। सुधीर भाऊ, आपण भाग्यवान आहात। आणि महाराष्ट्रामध्ये पहिला प्रचाराचा नारळ चंद्रपूरमध्ये फुटतोय, हा केवळ योगायोग नाही तर ही विजयाची आपली नांदी आहे। आणि म्हणून मी सुधीर भाऊंना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे या सभेला लोटलेला जो जनसमुदाय जो आहे, जनसागर आहे, आताही माणसं नजर पोचत नाही तिथपर्यंत बसलेत आणि जवळपास 5-6 किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या आहेत। खरं म्हणजे हा खऱ्या अर्थाने आज हा जनसागर उद्याचा
गुढीपाडवा आपण या ठिकाणी साजरा करतोय की काय, अशा प्रकारचा जल्लोष या ठिकाणी आपण पाहतोय. आणि म्हणून असा जल्लोष आपल्याला 4 जूनला करायचा आहे, निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर. खरं म्हणजे त्या दिवशी सुधीर भाऊ आपण तर विक्रमी मताने विजयी व्हाल आणि आपण NDA आणि आपला पक्ष आणि मोदीजी दिग्विजयाची गुढी देखील उभारतील आणि मोदीजी पंतप्रधान म्हणून हॅट्रिक देखील लावतील. अशा प्रकारचा हा 4 जून आपल्याला साजरा करायचा आहे. 140 कोटी जनतेने मोदीजींना पुन्हा एकदा फिर एक बार 140 कोटी देशवासियांनी ही गॅरंटी घेतलेली आहे. आज मार्केटमध्ये देशामध्ये जशी मोदी गॅरंटी चालते आणि इतर लोकांच्या गॅरंटीवर कोणी भरोसा करत नाही, त्याच मोदीजींना देशवासियांनी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री बनवण्याचा निश्चय केलाय, संकल्प केलाय, निर्धार केलाय. आणि म्हणून आज आपण पाहिलं, मगाशी सुधीर भाऊ म्हणाले, UPAच्या काळामध्ये आपला देश काय परिस्थितीमध्ये होता. दहशतवादी हल्ले, भ्रष्टाचार, घोटाळे, बॉम्बस्फोट, दंगली अशा गोष्टींनी त्रासलेल्या आपला देश देखील लोकांनी पाहिला आहे. परंतु गेल्या 10 वर्षामध्ये मोदीजींच्या कारकिर्दीमध्ये एक विकासाचा जोश, उत्साह, जल्लोष या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. नवा जोश, नव चैतन्य निर्माण करण्याचं काम आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलेलं आहे. आणि म्हणून काँग्रेसच्या 50 वर्षाच्या काळात जेवढी कामं झाली नाहीत तेवढी आपल्या लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या काळात झाली. हा इतिहास सगळ्यांसमोर ताजा आहे. खरं म्हणजे त्यांनी जाहीरनामा दिलाय. खरं म्हणजे त्यांना आपण 50 वर्षाचा हिशोब मागितला पाहिजे. 50 वर्षात देशाला तुम्ही कुठं घेऊन गेलात. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थाने त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. खरं म्हणजे त्यांनी माफीनामा जाहीर करायला पाहिजे होता, कारण देशाला खड्ड्यात घालण्याचं काम त्यांनी केलंय. ज्या ब्रिटिशांनी या देशावर 150 वर्ष राज्य केलं, त्यांच्या देखील कारकिर्दीला मोदीजींनी पाठी ढकललं, मागे घातलं. या देशाला विकासाच्या एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. या देशाला पूर्ण जगभरामध्ये आपलं नाव रोशन करण्याचं काम त्यांनी केलं. आज मोदीजींमुळे करोडो राम भक्तांचं स्वप्न राम मंदिराचं, बाळासाहेबांचं स्वप्न राम मंदिराचं मोदीजीने पूर्ण केलं. आणि म्हणून मोदीजींना मनापासून धन्यवाद द्यावे थोडेच आहेत. आणि म्हणून जय श्रीराम. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, मोदी है तो सब मुमकिन है. मोदीजी है तो सब कुछ मुमकिन है. अशा प्रकारचं काम ते करतायत. आणि म्हणून आज एक असं नेतृत्व आपल्याला लाभलेलं आहे, जे न कभी थकते हैं न कभी रुकते हैं. ऐसे ही लोग देश को बदलते हैं, देश का विकास करते हैं. उनका नाम है नरेंद्र मोदी. इसका हमें पूरा गर्व है, अभिमान है. आणि आपल्या सगळ्यांना त्याचा अभिमान आहे. आज जगभरातले प्रमुख राष्ट्रपती असतील, राष्ट्राध्यक्ष असतील, प्रधानमंत्री असतील, कोणी मोदीजींना बॉस बोलतात, कोणी वाकून नमस्कार करतात, कोणी गळा भेट घेतात. हे कधी चित्र आपण पाहिलं नव्हतं. आणि म्हणून देशाची खऱ्या अर्थाने एक प्रगती करणारा हा नेता आपल्याला लाभलेला आहे. आणि दुसरीकडे काय,
ना त्यांच्याकडे झेंडा ना अजेंडा. त्यांचं एकच आहे, कट, कमिशन आणि करप्शन. करप्शन फर्स्ट, आपल्याकडे मोदीजींकडे नेशन फर्स्ट. हे फरक आहे. हा फरक आहे. आपल्याकडे अजेंडा आहे देशाच्या विकासाचा, देशाच्या प्रगतीचा. आणि म्हणून आज आपण या ठिकाणी मोदीजींना ऐकायला आलोय. आणि त्यामुळे या देशामध्ये ज्यांनी या देशाला पुढे नेलं, या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केली, हे देश महासत्तेकडे घेऊन जात आहेत, असा अजेंडा आपला आहे. आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांना समान नागरी कायदा नको, त्यांना समलिंगी संबंध हवे, अशा प्रकारचे बोगस लोक ज्या ठिकाणी आज आपल्या समोर उभे आहेत, त्यांना चारी मुंड्या चित करण्याचं काम या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला मी पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो. आणि मोदीजींची अबकी बार 400 पार, अबकी बार 45 पार, हे महाराष्ट्राचा संकल्प आहे, महाराष्ट्राचा निर्धार आहे. तो आपण पूर्ण करूया. सुधीर भाऊंचं या ठिकाणी 19 तारखेला आणि अशोक नेते यांचा देखील 19 तारखेला कमळावरच्या निशाणीचं बटन दाबून आपण रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी विजयी करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिस क्षण का हमें इंतजार था, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनका जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करेंगे. भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी. जिनका एक एक कदम विजय की संकल्पना को साकार करने वाला है, हमारे मन में आशा के किरण को प्रज्वलित करने वाला है, दुर्दम्य आशा आत्मविश्वास को जताने वाला है और भारत को विश्व गुरु पद की ओर ले जाने वाला है. आइए हम सब मिलकर जोरदार करतवलध्वनि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और उनका सम्मान करें. हम सब की ओर से मैं निवेदन करती हूँ, महाराष्ट्र की जनता की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनका स्वागत करें, सम्मान करें. तालियों के साथ इस सम्मान में हम सब सम्मिलित होंगे. अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति उन्हें प्रदान की जा रही है. चंद्रपुर वणी आरणी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा महायुति के अधिकृत उम्मीदवार माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार तथा गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अशोक जी नेते भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे. एक विशेष प्रतिकृति जो काष्ठ से बनाई गई है, यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने बनाई है, ये प्रतिकृति उन्हें भेंट स्वरूप दी जा रही है. तथा एक आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, यह कॉफी टेबल बुक जो खुद सुधीर भाऊ की निर्मित है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यों का संपूर्ण लेखा जोखा समाविष्ट है, ऐसा एक बुक बनाई गई है, भाऊ उन्हें प्रदान करेंगे. और महिला कल्याण को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, उनके प्रति भी भाव व्यक्त करते हुए महिलाओं की ओर से जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यों का संपूर्ण. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, अब की बार बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की. वंदे भारत माता की. अब के बार. संपला क्या? माता महाकालीच्या
पावन भूमीत शक्तीला नमन करतो. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. चंद्रपूरकरांना माझा नमस्कार. देश में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी चढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके उत्साह में, आपके जोश में और आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है. इस बार चंद्रपुर ने भी मन बना लिया है. फिर एक बार और चंद्रपुर से इतना सारा स्नेह मिलना मेरे लिए और भी विशेष है. ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी. नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है. चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है. मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. कल से नववर्ष और नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है. सभी देशवासियों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं. समस्त बंधू भगिनींना गुढी पाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है. एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो. दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ. इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है. एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है, ये महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा. इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही. जब ये इंडी अलायंस वाले ढेर सारी साजिशें करके जनादेश लूटकर राज्य की सत्ता में पहुंचे, तो भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद का ही विकास किया, परिवार का ही विकास किया. किसका कितना हिस्सा होगा, कौन सा ठेका किसको मिलेगा, मलाईदार पोस्ट किसके खाते में कितनी आएगी, ये पूरे महाराष्ट्र का भविष्य इन्होंने अपनी इसी
हिसाब किताब के भेंट चढ़ा दिया था। महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट देखते ही ये कहते थे कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। इन लोगों ने जलयुक्त शिवार योजना बंद कर दी। बलिराजा जल संजीवनी योजना जो विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई के लिए थी, उसे भी इंडी गठबंधन वालों ने ठप कर दिया था। विदर्भ के विकास के लिए मैंने जिस समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किया, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया था। इन लोगों ने मराठवाड़ की वाटर ग्रिड योजना बंद कर दी, कोंकण में रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोक दिया, मुंबई मेट्रो का काम रोक दिया था। यहां तक कि पीएम आवास के लिए केंद्र से पैसा आने के बावजूद इन्होंने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था। इनका लक्ष्य एक ही था, कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने महाराष्ट्र और विदर्भ के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के साथ पूरी सरकार दिन रात काम कर रही है। विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। इसलिए साथियों, आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है, अपनापन महसूस करता है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। और इसलिए मुझे पता है, जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही थे। ये दलित, वंचित, आदिवासी ही थे जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था। साथियों, इसलिए मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। मोदी ने वंचित वर्ग के हालातों को बदलने के लिए निरंतर मेहनत की है। देश में जिन 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग हैं। हमने जिन 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिया, वो कौन है? वो अधिकांश इसी वर्ग के लोग हैं। हमने वंचित वर्ग के हर परिवार के घर में शौचालय बनवाया है। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसमें हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़ा ही सबसे ज्यादा है। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद का लगाओगे भी तो भी दिखाई नहीं देगा। आखिर तक लोग खड़े हैं। यहां कुछ लोगों को मन करता है जरा देखे पीछे कितने लोग हैं। जहां मेरी नजर पहुंचती है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
और इसलिए आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तो चलेगा। आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज जिन 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, वो छोटे और कमजोर किसान ही है। आज हमारे दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग सिर उठाकर जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इतनी प्रगति हो रही है, श्रेय किसको जाता है? देश गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कर रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं, ये सब आपके एक वोट की ताकत ने किया है। आपने मोदी को आशीर्वाद दिया है और इसलिए ये जो पुण्य कार्य है उसके आप भी उतने ही हकदार हैं। साथियों, राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। आप आजादी के बाद से गिनना शुरू करिए, देश का विभाजन हुआ, मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मुसीबत में डाला? हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए, वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया। तब ज्यादातर समय देश में किसकी सरकार थी? देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे। तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? देश में नक्सलवाद जैसी समस्या इतनी विकराल हो गई। ये लाल आतंक किसकी देन था? किसकी देन था? साथियों, आजादी के 7 दशक बाद तक राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद बना हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था? अड़ंगा कौन लगाता था? कोर्ट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए? किस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया? किस पार्टी ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया? इतने दशकों से हमारे लोग पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। किसने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया? हर बात का जवाब एक ही है। एक ही है कि नहीं है? एक ही है कि नहीं है? साथियों, पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आपने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। हमने
देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का स्थायी इलाज किया है। आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है। जो गढ़चिरौली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था, अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कंपनी के लिए हो रही है। हमारा गढ़चिरौली अब फौलाद सिटी बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है, कडू कारले तुपात तळले साखरेत गोळले तरी कडू ते कडूच। यानी कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है। और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है, दूसरे राज्यों में जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बातें क्यों करता है? आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है? क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली सल्तनत से मोर्चा लिया था, तब उन्होंने क्या ये कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या वास्ता? क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था? क्या लोकमान्य तिलक कभी सोच सकते थे कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो तो उसे महाराष्ट्र का क्या वास्ता? कभी नहीं सोच सकते। जब कश्मीर आतंक की आग में झुलस रहा था, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे खुलकर कांग्रेस के खिलाफ आए थे। तब बाला साहब ठाकरे जी ने नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उससे महाराष्ट्र वालों का क्या वास्ता। मुझे खुशी है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनकी पार्टी बाला साहब के विचारों को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। साथियों, भाजपा एनडीए ने गढ़चिरौली चिमूरी से अशोक नेते जी को और चंद्रपुर से मेरे पुराने साथी भाई सुधीर जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुधीर जी ने
मंत्री रहते हुए क्षेत्र के लिए लगातार काम किया है। इन उम्मीदवारों को आपका समर्थन मोदी को मजबूत करेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करें। और मेरा आपसे आग्रह है, हर पोलिंग बूथ अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तोड़ेंगे? इस चुनाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूथ जीतना है। जीतेंगे? पोलिंग बूथ में घर घर जाएंगे, लोगों से मतदान के लिए आग्रह करेंगे। गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान भारी होगा। सुबह सुबह मतदान कराओगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ये सुधीर जी का काम नहीं, ये मोदी का है, करोगे? ये अशोक जी का काम नहीं, मेरा काम है, करोगे? पक्का करोगे? सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा एक काम करना कि चुनाव तक घर घर जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी चंद्रपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। पहुंचाएंगे मेरा प्रणाम? घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे? एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपकी अनुपम गरिमामय उपस्थिति एक नई ऊर्जा और एक नई गति हमें प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के समापन हेतु महिला शक्ति की ओर से एक छोटी सी भेंट आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट के स्वरूप दी जा रही है। एक रेडियो है जो बांबू से बनाया हुआ है, उससे मन की बात निकलेगी और आप तक पहुंचेगी। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे इस भेंट वस्तु का। और अब इस कार्यक्रम के समापन के लिए और आभार प्रदर्शन के लिए मैं हरीश शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ।